हेलो क्लास, देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वर्गीकी के भाग 3 के बारे में पढ़ा है ना, आपके जंतु विज्ञान जीव विज्ञान में। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अभी का टॉपिक है ये आपका याद रखिएगा कोशिका। ठीक है, अभी का जो आपका टॉपिक है ये होगा आपका कोशिका। ठीक है, और हमारी कक्षाएं किस तरीके से चल रही हैं तो देखिएगा, हम लोग जब CGPSC की क्लासेस चल रही थी उस दौरान थ्योरी वाले सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अभी हम लोग जो कोशिका वाले आपके जो टॉपिक है इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं उसके 4 ऑप्शन को बताता हूँ, देन हम लोग फिर उत्तर की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से MCQs के फॉर्म में है ना हमारे तरफ जो है प्रश्न आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो आपका टॉपिक है कोशिका, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको देखते हैं, है ना। चलिए तो देखिए कोशिका का जो पहला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा है ना कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ठीक, नाभिक के अलावा ठीक है कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो चलिए उत्तर की तरफ गौर करते हैं। आप देखिए, आपके पहले ऑप्शन देखते हैं फिर डायरेक्ट हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए तारक केंद्र, ठीक है, जिसको सेंट्रॉइड कहते हैं आप लोग। ऑप्शन बी है गार्जी उपकरण। ऑप्शन सी लाइसोसोम। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए नाभिक के अलावा कोशिका को कौन से कोशिकांग है जहाँ DNA पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा होगा तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताने हैं। ऑप्शन ए प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा की जैविक भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी विषाणु सम वायराइड एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। और डी रेकेटसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न आपको पूछा गया, तो याद रखिएगा विषाणु सम वायराइड एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि विषाणु किससे बने होते हैं। ठीक, विषाणु जो है किससे बने होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा विषाणु जो है सम वायराइड, ठीक, विषाणु जो है सम वायराइड एकल तंतु, ठीक है, एकल तंतु RNA अणु के बने होते हैं। ठीक है, तो विषाणु के बारे में आपको क्या याद रखना है कि विषाणु जो है सम वायराइड एकल तंतु RNA अणु के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि जो पादप कोशिका है ये कैसे अलग होती है जंतु कोशिका से, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए उत्तर की तरफ गौर करते, ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं, क्योंकि ए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ऑप्शन सी जैव द्रव की उपस्थिति होती है। और ऑप्शन डी कोशिका केंद्रक होता है। तो पादप कोशिका में जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न होती है, क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, है ना। क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसी में आगे बढ़िए, देखिए जंतु कोशिका में, ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक,
तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो याद रखिएगा क्या नहीं होता? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, है ना। क्या नहीं होती? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ये होता क्या होता है? अनुपस्थित होता है। देखिए क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को, कोशिकांग का कहने का मतलब क्या? कोशिका अंग को, है ना। कोशिकांग इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी संपूर्ण कोशिका। तो सी माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सी माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है? आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो कोशिका होता है उसका शक्ति का स्रोत क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मतलब उसको शक्ति कहाँ से मिलती है, किस अंग से मिलता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति से, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑप्शन सी है राइबोसोम से और ऑप्शन डी न्यूक्लियस से। तो याद रखिएगा कोशिका का शक्ति कहाँ मिलता है? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शक्ति का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए इसको क्या, तो शक्ति का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। अगला देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रश्न पूछा गया है। ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से और डी प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा प्रोटीन और लिपिड दोनों से, है ना। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रोटीन और लिपिड दोनों से, है ना। प्रोटीन और लिपिड दोनों के मिश्रण से जो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ठीक, प्रोटीन और लिपिड दोनों के मिश्रण से क्या, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। चलिए कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो इसमें कौन से कोशिकांग का, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो इसमें कौन सी कोशिकांग का भूमिका महत्वपूर्ण होता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। तो उत्तर आपको दो हो जाए। यहाँ पे देखिए अंतःद्रव जालिका और साथ ही राइबोसोम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकृत कोशिका मृत से कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न देखिए। ठीक, प्रकमित कोशिका मृत्यु, ठीक, प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय, ठीक, कितना तो कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, ठीक है, और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर गौर करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे गौर करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो ऑप्शन ए है एपापार्टेसिस, बी काल प्रभावन, सी अपहासन और डी ऊतक क्षय। तो याद रखिएगा आपका उत्तर जो है यहाँ पर ए एप्टासिस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? ठीक है, हमारे तंत्र में मतलब हमारे शरीर में एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला और डी जल अपघटन। तो याद रखिएगा क्रेब्स चक्र जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रेब्स चक्र जो है क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोशिका से संबंधित जो है ना, इतनी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि नाभिक के अलावा है ना कौन सा ऐसा कोशिकांग है जहाँ डीएनए पाया जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसी प्रकार यहाँ पर देख पाते हैं कि विषाणु किस प्रकार का है ना, या विषाणु की संरचना किस प्रकार होती है, तो ये होता है समवायराइड एकल तंतु आरएनए अणु है ना, उसी से क्या होता है विषाणु बना होता है। आगे देखिए कि जो पादप कोशिका जो है अलग होती है किस कारण, जंतु कोशिका से, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है इसलिए। इसके बाद अगर आप अगला देखते हैं कि जंतु कोशिका क्या नहीं है, तो याद रखिएगा जंतु कोशिका में है ना कोशिका भित्ति की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है ना। और उसके बाद अगला इसी में पूछा गया है कि कोशिका का कौन सा अंग जो है पावर हाउस कहलाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। उसी प्रकार कोशिका का यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति का स्रोत कहाँ है, कौन सा है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे, तो प्रोटीन और लिपिड से। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण कोशिकांग की भूमिका में याद रखना दो चीज़ मिले होती हैं, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। और प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण जो है एप्टासिस कहलाता है। आरटीपी अणु उत्पन्न करता है क्रेब्स चक्र को। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में आपको याद रखना चाहिए कुछ चीज़ें है ना, कुछ अन्य चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कोशिका जो है ना जीवों की, ठीक है, कोशिका जो है जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सबसे पहले तो यह चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में आपको याद रखना है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत दिया किसने। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और याद रखने की कोशिका सिद्धांत दिया किसने, तो देखिए कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक के नाम है, ये नाम है स्वान एंड स्लाइडेन। ठीक है, कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक है उनके नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्वान एंड स्लाइडेन। इसी में देख पाते हैं कि जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जीवधारी जो होते हैं इनमें कोशिका का प्रकार, ठीक है, जीवधारी में कोशिका का प्रकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। चलिए दोनों प्रकार को देखते हैं। एक कोशिका है जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, पहले प्रकार को कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसी में जो दूसरा प्रकार होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा केंद्रक, साथ ही केंद्रक कला है ना। जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें क्या उपस्थित होता है, तो केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, नहीं होता है ना। प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीज़ें क्या है, तो अनुपस्थित होती हैं। याद रखिए मैं उपस्थित बोल दिया था, ये क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ठीक, और यूकैरियोटिक में देखते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इसका कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक का आप कुछ उदाहरण देखेंगे है ना,
प्रोकैरियोटिक का उदाहरण आप लोग कुछ देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें, चलिए मैं इन सब चीज़ों को वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिलीवर करेंगे। चलिए इसे कुछ महत्वपूर्ण और अन्य चीज़ें उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में आप लोग उदाहरण को यहाँ पे चलिए देख ही लीजिए, ठीक है। एक होता है आपका जीवाणु, है ना, और दूसरा एक होता है कौन सा, तो जीवाणु, और दूसरा इसी में आपको देखने को मिलता है हरित शैवाल, ठीक है। दूसरा आपको इसमें कौन सा देखने को मिलेगा, हरित शैवाल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या देखा आप लोगों ने, केंद्रक कला और केंद्रिका जो है अनुपस्थित होती है, और उदाहरण में 2 उदाहरण देखा आप लोगों ने, हरित शैवाल और जीवाणु, ठीक है। और यूकैरियोटिक में देखिएगा, यूकैरियोटिक में आपको याद रखिएगा पूर्ण विकसित, कैसा, तो पूर्ण विकसित इसमें केंद्रक होता है, ठीक। यूकैरियोटिक में याद रखिएगा पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रिका भी इसमें पाया जाता है, केंद्रिका भी इसमें क्या होता है, तो उपस्थित होता है। साथ ही कलायुक्त कोशिकांग भी होता है, क्या, तो कलायुक्त कोशिकांग भी इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अब इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देखते हैं। तो ये देखिए यूकैरियोटिक में जो पेड़ पौधे ले लीजिए, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको शामिल कर लीजिए। साथ ही है ना कुछ जंतु भी इसके अंतर्गत आते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। कुछ जंतु भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, तो आते हैं। उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, कैसा झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है ना। जो कोशिका झिल्ली है कैसी झिल्ली है, तो आपको याद रखना है अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में एक नाम याद रखिएगा आप, रॉबर्टसन, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में एक नाम आप याद रखिएगा, नाम है रॉबर्टसन, ठीक है। और रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कहा था कि कोशिका झिल्ली के बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती हैं। तो रॉबर्टसन ने क्या कहा था कि कोशिका झिल्ली का जो बाहरी परत है और साथ ही जो अंदरूनी परत है, ठीक है, साथ ही जो अंदरूनी परत है, ये किससे निर्मित होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो बाहरी परत है ये प्रोटीन से बना होता है ना। बाहरी परत किससे बना होता है, प्रोटीन से। और साथ ही जो अंदरूनी परत या जो मध्य का परत है ये लिपिड का बना होता है, किसका, तो लिपिड का, ठीक है। और देखिए चलिए, ठीक है, इतनी चीज़ें हुई, ठीक। देखिए इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पे हुई हैं, ठीक। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ से फिर से चालू किया था कि कोशिका, है ना, कोशिका के बारे में याद रखना, ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान और स्लाइडेन नामक 2 वैज्ञानिक ने दिया था। और जीवधारी में कोशिका के 2 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला और केंद्रिका जो है ना, अनुपस्थित होता है। उदाहरण देखिए हरित शैवाल और जीवाणु। उसी प्रकार यूकैरियोटिक में जो है पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और कुछ जंतु, उसको आगे देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में याद रखना है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और साथ ही कैसी झिल्ली होती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और इसके एक वैज्ञानिक है, नाम है रॉबर्टसन, है ना। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली के बाहरी परत जो है प्रोटीन से बना होता है और साथ ही अंदरूनी परत जो है लिपिड से बना होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ के कुछ हिस्सों को इरेज करता हूँ और इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं यहीं पर क्या करूँगा, नोट डाउन करूँगा, ठीक है। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, एक याद रखिएगा
प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे पुकारा जाता है, या कौन प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम जो है ना, ये जाना जाता है। ठीक, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी जो है सजीव पादप एवं जंतु के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। ठीक है, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। उसी प्रकार अगला है कि कोशिका या सोनांग का पावर हाउस कौन सा कहलाता है, तो याद रखिएगा आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। इसी प्रकार देखिए एटीपी से संबंधित एक प्रश्न आया था, है ना। एटीपी से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। क्या है, तो क्रेब्स चक्र है। और क्रेब्स चक्र की खोज, है ना, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के बारे में याद रखना। इसका खोज कब हुआ था, तो 1937 में। ठीक, क्रेब्स चक्र का खोज कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1937 में। उसी प्रकार है गाल्जी काय। ठीक, उसी प्रकार एक चीज़ और याद रखना, गाल्जी काय। और गाल्जी काय की जो इकाई है क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो गाल्जी काय की जो इकाई है इसको हम लोग कैमिलो गाल्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए कैमिलो गाल्जी ये एक्चुअल में, है ना, गाल्जी काय के खोजकर्ता। ठीक, गाल्जी काय के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा कैमिलो गाल्जी। ठीक है, गाल्जी काय के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो कैमिलो गाल्जी। और साथ ही गाल्जी काय की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा सिस्टर्नी। ठीक है ना, गाल्जी काय की इकाई क्या है, तो आपको सिस्टर्नी नाम याद रखना है ना। गाल्जी काय की इकाई क्या है, तो सिस्टर्नी नाम याद रखना है। और साथ ही गाल्जी काय के खोजकर्ता कौन है, तो कैमिलो गाल्जी। ठीक है, उसी प्रकार आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग। ठीक, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो चलिए यहाँ पर आपको याद रखना है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, है ना, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक, और देखिए केंद्रक के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो केंद्रक की खोज कब हुई, तो याद रखना है 1831 में। ठीक, केंद्रक की खोज कब हुई, तो याद रखिएगा आपको डेट 1831 में। और किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। किसने किया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। केंद्रक की खोज किसने की, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, उसी प्रकार अगला है कि डीएनए की खोज किसने की, है ना। अगला इसी में याद रखिएगा जो डीएनए होता है, डीएनए की खोज किसने की, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक मिसर द्वारा, है ना। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर के द्वारा की गई थी। ठीक, उसी प्रकार मनुष्य के बारे में याद रखना है आपको, एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य कैसी प्राणी है, तो एक लिंगी प्राणी है ना। ठीक है, मनुष्य जो है कैसी प्राणी है, तो याद रखिएगा एक लिंगी प्राणी है, जिसमें 23 जोड़ी, है ना, कितने, तो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी कहने का मतलब 46। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब 46, है ना, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो या तो 23 जोड़ी या आप 46 बताएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में आपको याद रखना है 44 प्लस, है ना, पुरुषों में 44 प्लस XY। उसी प्रकार जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो है स्त्रियों में, है ना, उसी प्रकार महिलाएं या स्त्रियों में आपको ये देखने को मिलता है 44 प्लस XX। कितना, तो 44 प्लस XX। ठीक, चलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, है ना, यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी शामिल हो गई हैं। और इसके बाद हम लोग आपके आनुवांशिकता वाले विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आपके आनुवांशिकता वाले जो टॉपिक है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम को, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है।
एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्रेब्स चक्र की खोज है ना, क्रेब्स चक्र की खोज के अंतर्गत ही आपको एटीपी के बारे में पता चलता है। गाल्जी काय की इकाई क्या है कि गाल्जी काय की इकाई क्या होती है तो याद रखिएगा सिस्टर्नी। और गाल्जी काय के खोजकर्ता का नाम क्या है तो याद रखिएगा कैमेलो गाल्जी। अगला है कि आत्महत्या की थैली है सुसाइडल वेग के नाम से क्या जाना जाता है तो लाइसोसोम। और केंद्रक की खोज किसने की तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। और डीएनए की खोज किसने की तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मिशर ने, है ना। डीएनए की खोज किसने की तो फ्रेडरिक मिशर ने। मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी होता है ना, जिसमें 23 जोड़ी क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2 होता है तो 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। अब पुरुषों का जो गुणसूत्र होता है ये 44 + XY होता है और महिलाओं में जो होता है वो 44 + XX। ठीक है, चलिए ये जो है आपकी कोशिकाओं से संबंधित है ना महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने अभी किया। अब कोशिका के बाद जो हमारा आने वाला जो अगला टॉपिक है ये होगा अनुवांशिकी, है ना। कोशिका के बाद जो हम लोग आने वाले अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा होगा तो अनुवांशिकी। चलिए मैं आपका क्लास यहीं तक रखता हूँ, ठीक है।